हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी में मैं कपिल शांडिल्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी के साथ चल रहे हैं सही और सही तैयारी आपकी चल रही है। आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल सही है और उसी स्ट्रेटजी में कंट्रीब्यूट करने के लिए थ्योरी प्लस क्वेश्चन का जो है ये रिवीजन का टाइम जो है, रिवीजन का स्ट्रेटजी हम लेके आए हैं। और आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज टेस्ट होना है। आपका क्या स्कोर रहता है आप हमें ज़रूर बताना है। और दूसरी बात, स्कोर कम रहता है कोई दिक्कत नहीं, ये सीखने के लिए का ही फेज है। तो आप अपना आंसर दीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। आपको कोई फैक्ट याद आता है तो उसको चैट में ज़रूर बताइए। दूसरे बच्चे बताएंगे, उससे आपको एकदम से थ्रोली माइंड स्टॉर्मिंग हो जाएगी, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे सभी बच्चे। जो भी फैक्ट आपको जहाँ पर भी याद आता है तो सभी बच्चे इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो राइट है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट माना जाता है ये। राइट टू इक्वलिटी, जी नहीं, राइट टू इक्वलिटी नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या ये है, ये भी नहीं है। नहीं, ये तो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही कहा जाता है, सॉरी। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कहा जाता है अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और अथॉरिटीज के द्वारा, सरकार के द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है, आपको नहीं दिए जाते हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि और भी बड़ी कोर्ट है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ये सही आंसर है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो सारे फिर मूल अधिकार हो गए ना। और इनको उल्लंघन को रोकने के लिए एक अधिकार बना गया है, इसी को कहा गया। और ये बात किसने कही थी, बी आर अम्बेडकर ने कही थी, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्ट बना गया था संविधान का उसके चेयरमैन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अवेलेबल अंडर फंडामेंटल राइट्स। कौन सा राइट फंडामेंटल राइट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। राइट टू इक्वालिटी तो है, 14 से 14, 15, 16, 17 और 18, यहाँ तक ये राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम 19 से 22 तक है। राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, ये भी ठीक है, 29 से लेकर 30 तक है आर्टिकल। राइट टू प्रॉपर्टी, दिस राइट इज एब्रोगेटेड बाय 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया है, तो सही आंसर हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। किसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस, राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। देखिए, मौलिक अधिकार तो एक बड़ी टर्म होगी, 12 से 35 तक जो आर्टिकल है वो मौलिक अधिकार के अंदर है, पार्ट 3 में होते हैं ये। ठीक है, तो ये तो आप इसके लिए तो आप न्यायालय में जा सकते हैं अगर इन कानून का उल्लंघन होता है। और ये इन्हीं का पार्ट है, किसी पेशे व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता 19 में दी गई है। ठीक है, एज पर लॉ होने चाहिए, मोरल होने चाहिए, एज पर लॉ होना चाहिए, इलीगल व्यवसाय नहीं। ये भी 19 में दी गई। और देश के किसी भी हिस्से में रहने की, घूमने की स्वतंत्रता ये भी 19 में दी गई। तो इन दोनों के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती अगर ये पूरी तरीके से इनका पालन नहीं होता है तो। ठीक है, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर हमें मिल गया है ए। Laws have been made to prohibit children from working in which of these industry। कौन से इंडस्ट्रीज में लॉ जो है बनाया गया है कि यहाँ पर बच्चों को काम पे न लगाया जाए। बीड़ी बनाना, पटाखे, माचिस, छपाई और रंगाई, इन तीनों ही में प्रोहिबिट किया गया है क्योंकि ये तीनों ही हैजार्डस है। ये तंबाकू का काम होता है और केमिकल्स वगैरह इसमें यूज होते हैं। पटाखे, माचिस में जो है आग लग जाती है, बच्चे जैसे शिवाकाशी में कई बार देखने को मिलता था, बच्चे वहाँ इलीगली काम करवाया जाता था और पटाखे फैक्ट्री में आग लग जाती थी, बच्चे भी मर जाते थे। छपाई और रंगाई, ठीक है, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। इन सभी में चिल्ड्रंस आर प्रोहिबिटेड बिलो 14 ईयर।
to work. One of the form of exploitation as mentioned in the constitution is traffic. ठीक है, यातायात नहीं, तस्करी कहा गया है। ठीक है, ये इस ट्रांसलेशन में आ गया, ट्रैफिक का मतलब है तस्करी। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक फॉर्म बताई गई एक्सप्लोटेशन की जिससे कहा जाता है तस्करी। व्हाट डज इट मीन? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। बाइंग सेलिंग ऑफ गुड, ये तो नहीं है, ये तो होना ही नहीं है। कंफ्यूजन इसके साथ होता तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए नहीं कहा गया। नॉन ऑफ द अबव, तो राइट आंसर हो गया हमारा बी, इंसानों को खरीदना और बेचना। और इसके अलावा ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 23rd आर्टिकल में शोषण का खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इसके अंदर मानव तस्करी के साथ साथ बेगार भी कहा गया है। ठीक है, फोर्स्ड लेबर, जिसमें वेतन नहीं दिया जाता और जबरदस्ती काम करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है? पहले 7 होते थे, अब 7 नहीं है, तो 6 रह गए हैं। एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है और वो फंडामेंटल राइट का नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये लीगल राइट रह गया है, नॉट फंडामेंटल राइट, लीगल राइट है। ठीक है, ये दोनों भी आंसर गलत है। ठीक है, सही आंसर हमें मिल चुका है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। व्हेन वाज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेटअप? कब एनएचआरसी की स्थापना हुई थी? क्योंकि हमारे सभी के ह्यूमन राइट्स भी हैं, ये यूनिवर्सल राइट्स हैं जो हर ह्यूमन को मिलने चाहिए, ये माना जाता है। तो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत में भी एस्टेब्लिश किया गया 1993 के अंदर। 1993 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। Which of these is not seen as a standard human right by the Indian International Covenant on Economic, Social and Cultural Right? इनमें से किसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय पर संविदा द्वारा मानवाधिकारों के मानक के रूप में नहीं देखा गया? कौन सा अधिकार जो है वो मानवाधिकार के अंदर नहीं माना जाता है? देखिए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, समाज में रहते हुए आपको सुरक्षा प्रदान करना और बीमे का अधिकार। ठीक है, लाइफ का इंश्योरेंस या आपको इंश्योर किया जाए कि आपकी लाइफ सुरक्षित है, ये अधिकार तो होता ही है। समाज के अंदर आपको सुरक्षा का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल्कुल ह्यूमन राइट है, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये अधिकार भी आपको होना चाहिए। दूसरा, धन संचय करने का अधिकार, धन संचय करने का अधिकार इसमें नहीं। ठीक है, राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एडुकेट पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, मतलब एक अच्छे क्वालिटी लाइफ का अधिकार आपको है। ये वाला आंसर जो है ये भी जो है इसके देखा गया है और इसने पूछा है जो नहीं माना जाता, तो ये धन संचय करने का अधिकार जो है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आपको अधिकार दे दिया जाए, आप काम कुछ करते नहीं है और आप कहें कि मेरे को तो अधिकार धन संचय करने का, कहाँ से करवाए धन संचय आपके लिए? व्हाट डिड डॉक्टर अम्बेडकर रेफर टू द राइट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज? डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को किस रूप में संदर्भित किया है? ब्रेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही आंसर है। यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करके किया है, हार्ट भी है और सोल भी है, इकट्ठा एक में मिल गया हमें। द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा यही है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इसी में हमें वो राइट दिए गए वो जो कि अंग्रेजों के द्वारा दबाए हुए थे, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 में हमें न्यायालय में जाने का अधिकार है, और अगर ये अधिकार नहीं होता है तो बाकी फंडामेंटल राइट भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए पूरे संविधान का आत्मा और दिल इसी को आर्टिकल को कहा गया है। Which of these statement about the relationship between डेमोक्रेसी एंड राइट इज मोर वैलिड? कौन सी स्टेटमेंट जो है लोकतंत्र अधिकारों के बीच संबंध के बारे में इनमें से कौन सा कथन अधिक मान्य है? एवरी कंट्री दैट इज डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू सिटीजन, एवरी कंट्री जो डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन को राइट देती है, ये बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी में आपको राइट होते हैं बहुत सारे। एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट टू इट्स इन डेमोक्रेसी, ये गलत है। देखिए, हर कंट्री जो अपने सिटीजन को कुछ राइट देती है वो डेमोक्रेसी हो ये जरूरी नहीं है, ऑटोक्रेसी भी हो सकती है, थोड़े बहुत राइट तो सभी देते हैं, राजतंत्र भी कुछ राइट दे देता है, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। उसके बाद गिविंग राइट इज गुड बट इट इज नॉट नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी बात है कि आपको राइट दिए जाएंगे।
ठीक है, आपके द्वारा ही सरकार है, आपके लिए ही सरकार है और आपकी ही सरकार है। पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल। तो इसलिए आप ही डिसाइड करते हैं, आपके पास राइट होता है, डेमोक्रेसी नहीं होगी अदरवाइज, ठीक है। प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वो लोकतंत्र नहीं, ये नहीं है। प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है वो जरूर अपने नागरिकों को अधिकार देगा। ये वाला ए वाला आंसर ठीक हो गया, ठीक है। ये भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा हो गया है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सऊदी अरेबिया? आप सभी आंसर देते रहिए, ठीक है। आप सभी आंसर देते रहिए, आंसर के साथ साथ जो है आप अपने जो फैक्ट आते हैं माइंड में, कुछ भी याद आता है आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि ये और भी प्रोडक्टिव सेशन हो जाए। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन से के अलावा भी आप चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको एक पूरा टॉपिक यहीं पे तैयार हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का अगर बात करें, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, राजतंत्र है वहाँ पर, ठीक है। मोनार्की है, राजतंत्र माना है वहाँ पर, कोई चुनाव नहीं होते हैं वहाँ पर। एक जो वहाँ का राजा है वही उसी के पुत्र राजा बनते हैं। वुमेन आर गिवन ऑल द राइट्स, women are given equal status with men, women are subjected to many public restrictions, they are offered high positions। ये गलत है, यहाँ पर ये सही है कि women are subjected to many public restrictions। महिलाओं को कई सार्वजनिक प्रतिबंधों के अधीन किया जाता है, उन पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। महिलाओं को सारे अधिकार नहीं दिए जाते, पुरुषों की बराबर दर्जा नहीं मिला है और ऊंचे पदों की पेशकश भी नहीं है। ये हमारा ठीक है, ठीक है। अभी कुछ ही साल पहले ही महिलाओं को वहाँ ड्राइविंग वगैरह अलाउड किया गया है, अदरवाइज ड्राइविंग भी नहीं कर सकती थी महिलाएं। What can be done in case of infringement of the rights in democracy? लोकतंत्र में अधिकारों के उल्लंघन के मामले में क्या किया जा सकता है? Citizens are helpless, they cannot do anything। नागरिक जो है असहाय है, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। They can approach courts to protect rights। वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं अदालत का। They can ask their representative to do needful। वे अपने प्रतिनिधियों को आवश्यक कार्य करने के लिए कह सकते हैं, इसके कह तो सकते हैं, लेकिन इससे वो करे ना करे क्या वो फायदा है? सही आंसर ये हो जाएगा बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। देख, ये वाला नन ऑफ द तो नहीं होगा। आप सीधे कोर्ट चाहते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, और आर्टिकल 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको इसके तहत आप जा सकते हैं। हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा हम कहीं वापस आ गए हैं क्या? क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया ये? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि किसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय या आत्मा किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने कहा है। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, ठीक है, ड्राफ्ट बनाया जा रहा था, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे ये, इसके अध्यक्ष भी यही थे, हेड भी यही थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि पेपर में पिछली बार जो है केवीएस में भी आया था और डीएसएसबी में बहुत बार आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट टू द सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया? भारत के सिटीजन्स को तो ये अधिकार है, लेकिन सऊदी अरेबिया के जो सिटीजन को ये अधिकार नहीं है। कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग, ठीक है। देश एक वंशानुगत राजा द्वारा शासित है। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन, सिटीजन एंजॉय द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसने कहा है कि कौन सा एक अधिकार जो भारत के आदमी को है लेकिन सऊदी अरेबिया के आदमी को नहीं है। देखिए, भारत के आदमी को ये तो अधिकार नहीं है क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम ही अपना नेता चुनते हैं। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो यहाँ पे राजा का स्थान ही नहीं है, तो ये अधिकार हमें नहीं मिला है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाज भी बन जाती हैं, सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ये गलत बात है। वुमेन आर सब्जेक्ट टू मैनी रेस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो समानता का अधिकार है। तो ये हो गया, भारत के सिटीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंजॉय करते हैं, जबकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, वहाँ पे राज्य का एक धर्म है मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ये अधिकार हमें मिला हुआ है जो कि सऊदी अरेबिया के अधिकार लोगों को नहीं मिला हुआ है। अब देखिए क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा मुख्यतः किसके लिए की जाती है? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट किसको दिए गए हैं? आर्टिकल 29 में दिया गया है और आर्टिकल 30 के अंदर दिया गया है। तो ये किसके लिए दिया गया है? वुमेन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, चिल्ड्रन के लिए या मैन के लिए? तो ये देखिए माइनॉरिटीज,
ठीक है। भाषाई आधार पर जो लोग जो है और सांस्कृतिक आधार पर जो लोग कम संख्या में कम है, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल ये अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। कौन से सिटीजन जो कौन सी स्वतंत्रता भारत के व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है? फ्रीडम टू स्टार्ट ए मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, सरकार बदलने के लिए एक आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आंदोलन तो कर सकते हो आप, बिल्कुल आंदोलन कर सकते हो, पीसफुल होना चाहिए। फिर है फ्रीडम टू अपोज द गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, सरकार का विरोध कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, आप सरकार का विरोध करके जुलूस निकाल सकते हैं, आप प्रोटेस्ट मार्च निकाल सकते हैं परमिशन के साथ। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेवोल्यूशन, ये वही गलत है, सशस्त्र क्रांति में भाग लेना, ये इंटरनल डिस्टरबेंस जो है इसमें काउंट होती है और इसके लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये हमारे अधिकार हमें अवेलेबल नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि एक आंसर हमें मिल चुका है। अब बात करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय बेगार, बेगार का क्या अर्थ है? प्रैक्टिस ऑफ बैगिंग, भीख मांगने का जो कस्टम होता है उसको कहा जाता है। प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग वर्कर टू वर्क विदाउट एनी वेजेस, यही है, श्रमिकों को बिना किसी मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर करना। ठीक है, इसी कहते हैं फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 के अंदर इसको जो है बैन कर दिया गया है। शोषण के, ये एक तरह का शोषण है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, आप किसी से फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। तो कई बार कहा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आप इतनी सैलरी ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया है कि इस पोस्ट पे कितनी सैलरी देनी चाहिए, आपने उसके लिए एलिजिबिलिटी क्रिएट की है और एलिजिबिलिटी के बाद टेस्ट भी लिया है, एग्जाम भी लिया है। तो इसलिए वो कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्क ले रहे हैं, वो अपना अधिकार ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट हमसे फ्री में काम करवाएगी तो वो बेकार होगी। ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 23 में ये चीज़ दी गई है। प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग वर्कर टू वर्क एट नॉर्मल वेजेज, ये नॉर्मल वेजेज अगर है तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तो ये नहीं हो सकता। बी और सी की कॉम्बिनेशन भी नहीं है, बेकार का अर्थ बी आंसर आ गया। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में संविधान क्या कहता है? इट्स स्टैंड अबोलिश्ड, ये इसको समाप्त कर दिया गया है। इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज पनिशेबल बाय लॉ, सिंस इट इज एन ओल्ड एज कस्टम इट शुड बी रिस्पेक्टेड, ये क्योंकि एक सदियों पुरानी एक बहुत प्रथा है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। भाई, छुआछूत है, दूसरों को नीचा समझना, मनुष्य को जो है उसकी स्किन कलर के हिसाब से या उनकी जन्म के, परिवार के जन्म के हिसाब से जो है ऊंचा नीचा समझना और उनको इस आधार पर उनको उनके कुछ अधिकारों से वंचित किया जाना, उनको अपॉर्चुनिटी से वंचित किया जाना, उसके डेवलपमेंट को रोकना, ठीक है, ये अस्पृश्यता होती है। तो उसको क्या सम्मान किया जाना चाहिए? नहीं, हर आदमी को अपनी स्किल, अपना पूरा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। ठीक है, तो ये सदियों, ये तो गलत हो गया, तो इसे समाप्त कर देगा, ये बिल्कुल ठीक है। और किसी भी रूप में इसका अभ्यास अगर किया जाता है तो उसमें दंड दिया जाएगा। तो हमारा डी आंसर हो गया, ए एंड बी का कॉम्बिनेशन। जल्दी से बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस इज फॉल्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में गलत है? एवरीवन हैज राइट टू थिंक डिफरेंटली, जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी को अलग तरीके से सोचने का अधिकार है। ओपिनियन जो है ना, आपने देखा होगा ओपिनियन पोल होता है अक्सर, ओपिनियन पोल के द्वारा जो दिखाया जाता है कि लोग कितने लोग पसंद करते हैं, बार बार इलेक्शन के टाइम पे चलता रहता है, इस पे बैन नहीं किया गया है। एग्जिट पोल का मतलब किसने किसको वोट डाली, इस पे बैन किया गया है, इलेक्शन के बाद ही इसको दिखा पाते हैं। ठीक है, दोनों ही आर्टिकल 19 से निकाले गए हैं, लेकिन ओपिनियन पोल को दिखाते हैं। तो ओपिनियन आप अपना दे सकते हैं, अलग तरीके से सोच सकते हैं। वन में डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल ये भी सही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से असहमत हो सकते हैं, ये भी आपका ओपिनियन हो गया। वन कैन यूज इट टू इंसाइट पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? वन इज फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये तो ठीक है, लेकिन लोगों को उकसाने का मतलब है फिर वो भड़काने वाली बात हो गई, ये वाला अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों अधिकार आपको है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डज राइट टू इक्वलिटी से अबाउट द पब्लिक जॉब्स, सरकारी नौकरियों के बारे में समानता का अधिकार क्या कहता है? सरकार द्वारा सभी को नौकरी प्रदान की जाएगी। Jobs will be reserved for the more meritorious students. All citizens will be provided with equal opportunity in matters of employment. सभी नागरिकों को रोजगार के मामले में समान अवसर दिया जाएगा, ये सही है। ठीक है, समान अवसर दिया जाएगा सभी को। अगर
अगर कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग से है तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार दिया है, यानी कि रिजर्वेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है इसको, एक वर्ड यूज किया जाता है कि आपको रिजर्वेशन दे दी जाए ताकि आपको भी अवसर मिले, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले आर्थिक रूप से और आर्थिक रूप से उसमें सम्मिलित होने का। जो विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल बाय द गवर्नमेंट, ये गलत बात है। जो जो भी एलिजिबल होगा अवसर दे देगी सरकार, लेकिन सबको मिलेगी जरूरी नहीं है। जो विल बी रिजर्व फॉर मोर मेरिटोरियस स्टूडेंट, नहीं, रिजर्व मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि भाई ये जो जनरल में जो व्यक्ति है इनको भी एक वो दिया हुआ है रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन नहीं है। इसमें क्या है कि कोई भी कंडीशन अगर रिजर्वेशन में यूज की जाती है, जैसे एज रिलैक्सेशन यूज कर लिया गया या क्वालिफिकेशन में कोई रिलैक्सेशन यूज कर लिया गया, मार्क्स आपके कम है तो आपको अलाउ कर दिया गया, ठीक है, आपकी मेरिट जो है वो नीचे आती है तो एज रिलैक्सेशन आपने लिया, तो ये रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। जो जनरल में सिलेक्ट होगा, किसी भी कैटेगरी का आ जाए बंदा, तो वो फिर इन कंडीशंस को जो यूज नहीं किया जाएगा, अब इन कंडीशंस के वो जनरल की कंडीशंस पे सिलेक्ट होता है और फिर मेरिट में आता है, ठीक है। तो दिस जनरल कैटेगराइजेशन इज नॉट ए मेरिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कट जाएगा, ये जनरल कैटेगरी बना दिया था इन्होंने। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिट? रिट से क्या मतलब है, क्या है ये? रिटन लॉ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, रिट है एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें सरकार को अदालत का आदेश होता है। रिट जब जारी की जाती है जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जब भी उल्लंघन होता है और आप कोर्ट में जाते हैं तो सरकार को रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा, ठीक है। तो ये औपचारिक दस्तावेज है। आपसे क्वेश्चन है कि आप बताइए कि टोटल कितने रिट्स होती हैं, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट? ये कौन इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स। बिहार से मजदूर खेतों में काम करने के लिए पंजाब आते हैं। जी हाँ, आप कहीं भी जा सकते हैं, ये तो है उसका उदाहरण। पब्लिक पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन, ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट हो गया, ठीक है। तो ये उदाहरण नहीं है। आंसर तो हमारा मुझे लगता है मिल गया है। क्रिश्चियन मिशन सेटअप ए चैन ऑफ मिशनरी स्कूल, बिल्कुल। ये आर्टिकल 30 में कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको सेटअप कर सकती है। रिलीजन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग एडमिशन स्कूल, बिल्कुल ठीक है। रिलीजन को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा जब स्कूल में, ये भी ठीक है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो गया बी। द राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज व्हाट? सभी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन की मांग करने वाला अधिकार को क्या कहा जाता है? शोषण के खिलाफ अधिकार? जी नहीं, ये आर्टिकल 23-24 में दिया गया, ये नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं है। और संवैधानिक उपचार का सिद्धांत, ये ठीक है, ठीक है। सभी मौलिक अधिकारों को एनफोर्स करने के लिए जो अधिकार बनाया गया वो ये है, और ये भी नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा हो गया कौन सा? सी। Government is responsible for providing free and compulsory education to all children up to the age of what? कितने उम्र तक जो है आपको देखा है कि आपको शिक्षा का अधिकार जो फंडामेंटल राइट बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन बनाया गया है, तो गवर्नमेंट को कितने साल तक के बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करनी अनिवार्य है? 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन तब तक कंप्लीट हो जाती है। 6 से 14 साल तक आप देखेंगे 1 से 8 क्लास कंप्लीट हो जाती है एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये अधिकार दिया गया, तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय राइट्स? राइट्स से क्या मतलब है आपका, ठीक है। तो इससे इसका आंसर आप दीजिए, ये अधिकार असल में है क्या? ये हमने कंसेप्चुअल क्लास जो करवाई है आपको, उसमें आपको ये अच्छे से समझाया गया है कि अधिकार ऐसी डिमांड्स है, ऐसे क्लेम्स हैं जो हम अपने सरकार पर और समाज पर जो है करते हैं, और रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों के भी अधिकार को। ये नहीं है कि आपके ही एक्सक्लूसिव है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा करना जानते हैं। देखिए, वन डिमांड टू गेट एवरीथिंग विदाउट शेयरिंग विद अदर्स, ये तो गलत हो गया ना। सब कुछ आप ही लेना चाहते हैं, दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। क्लेम ऑफ ए पर्सन और अदर फेलो बीइंग सोसाइटी, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है।
कोई स्वतंत्रता नहीं, नॉन प्रोसेसिंग एनी फ्रीडम, ये गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अन्य साथियों, समाज और सरकार पर एक व्यक्ति का दावा, ये ठीक है। और इसके साथ साथ एक टर्म और जोड़ सकते हैं, रिस्पेक्टिंग अदर्स क्लेम आल्सो, ठीक है, राइट्स आल्सो। ऐसा नहीं कि आपके पास जो राइट है वही सही है और दूसरे को राइट नहीं मिलनी चाहिए। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और इन एनी हैजार्डेड वर्क। कितने वर्ष के जो है बच्चों को, जो है उसमें तक के बच्चों को हैजार्डस काम में, खदान में, कारखाने में काम नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर हमारा 14 है। आर्टिकल 24 में ये दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करता है? तो कभी कभी इंटरनेशनल कुछ संस्थाएं होती हैं जो कि मानवाधिकार के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, पुअर चिल्ड्रन के लिए या डेप्राइव्ड पीपल के लिए। तो ये मानवाधिकार के लिए काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within period of hours of arrest। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर निकटतम में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो वो कितने घंटे होते हैं? तो वो 24, एक दिन के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट, गिरफ्तारी के टाइम से एक दिन के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी होता है। लेकिन अगर वो कहीं दूर से लेकर गिरफ्तार करके आ रहे हैं तो ट्रेवलिंग का टाइम जो है वो काउंट नहीं होता है। मान लीजिए 48 घंटे उसको लाने में लग गए, ठीक है, और तो उसका मतलब वो उसको 72 घंटे तक जो है उसको देना पड़ेगा उसको, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये फंडामेंटल राइट कौन से में दिया गया है? ये आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है, ठीक है। आपको अरेस्ट के मामले में जो है अधिकार मिले हैं कुछ, वो उसी के अंदर दिया गया है। क्या क्या चीज़ें मिली है? पहले तो आपको कारण बताया जाएगा कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है। दूसरा, आपको वकील लेने का अधिकार है, अपने संबंधियों को बताया जाएगा। उसके साथ साथ आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? वी हैव फ्रीडम टू ट्रेवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये तो ठीक है। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। और अनटचेबिलिटी इज नॉट ए पनिशेबल ऑफेंस, ये गलत है। अस्पष्टता एक दंडनीय अपराध बन चुका है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, ये भी आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। उसके बाद एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो टोटल अब 30 क्वेश्चन हो गए हैं इस क्वेश्चन को मिलाकर। विच ऑफ द दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सऊदी अरेबियन पॉलिटिकल सिस्टम? जो सऊदी अरेबिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था, उनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो हमारा तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें कुछ ऐसी भी गवर्नमेंट को समझना होगा जो कि डेमोक्रेसी नहीं है। द किंग सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये बिल्कुल ठीक है। राजा जो है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका चयन करता है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से लोगों को बैठाता है वहां पर, ये ठीक है। इसने सही नहीं पूछा है। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सही नहीं पूछा है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिल्कुल ये सही है, वहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो गया सी। ये वहां, ये तो ठीक है ना, तो ये तो ठीक है, तो इसने नहीं पूछा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कोई भी बात जो है वो जो गलत नहीं है, सारी की सारी ठीक है, ठीक है। कोई भी सही, सारी की सारी ठीक है वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम। आंसर डी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्ट फॉर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ? इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उस विशेषता के लिए सही है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है? स्टेट ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस बाय लॉ। कानून का शासन है, कानून सबसे ऊपर है, ठीक है, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि रूल ऑफ लॉ है। एक लॉ एस्टेब्लिश किया गया है और वो सब पर बराबर होगा, इक्वल, ये आर्टिकल 14 में कहा गया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इसको कहा जाता है। इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी लॉ के सामने भी इक्वल है। अगर आप क्राइम करते हैं किसी भी वर्ग से, अमीर गरीब है, तो आप सबको बराबर, सब उसके सामने बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। ये दोनों चीजें आर्टिकल 14 में दी गई है और ये रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। सबके साथ इक्वल व्यवहार किया जाएगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। अब बात करते हैं
विच ऑफ दिस राइट आर प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अरेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, कौन सा अधिकार सरकार या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन ऑफ द हिज अरेस्ट, ये तो ठीक है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, अपने बचाव के लिए एक वकील को नियुक्त करना, तो सभी के सारे अधिकार दिए जाते हैं। आर्टिकल 22 की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 22 की बात हो रही है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अवेलेबल अंडर फंडामेंटल राइट, कौन सा अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर अवेलेबल नहीं है। समानता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार तो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ है, और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया हुआ है। किसी की संस्कृति की रक्षा का अधिकार भी दिया हुआ है, और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है आर्टिकल 44th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, उन्होंने इसको हटा दिया था। ठीक है, अब है इसको लीगल राइट बना दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल राइट, इनमें से कौन सा एक पॉलिटिकल राइट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, पॉलिटिकल राइट की बात हो रही है, ना कि फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये तो है। राइट टू वोट, ये भी है। राइट टू सीक एनी पॉलिटिकल ऑफिस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बाकी राजनीतिक कार्यालय की तलाश करने का अधिकार या पार्टी ज्वाइन करने का अधिकार। ठीक है, पार्टीज को जो ना ऑफिस भी दिए जाते हैं, अगर उनको स्पेस भी दिया जाता है, संसद में भी दिया जाता है, अगर वो मान्यता प्राप्त भी है और नेशनल पार्टीज बन गई हैं, तो ये सारे अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, आप 18+ के हो गए हैं तो वोट भी दे सकते हैं और वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो। इसके अलावा आपकी जो अलग अलग पोस्ट के लिए क्राइटेरिया आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके लिए भी आप, जैसे 21 है सरपंच के लिए, 25 है एमएमपी के लिए, ऐसे ही 30-35 के जो क्राइटेरिया होते हैं उनको आपने क्वालिफाई कर लिया तो राजनीतिक अधिकार आपको मिल गया है। बशर्ते कि आप जेल वगैरह ना गए हो, वहाँ पर ये राइट जो है ले लिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो इसका सही आंसर डी हो गया। सलमान रुश्दी की कौन सी बुक है जिसको बैन कर दिया गया था ऑन ग्राउंड देख के, ये प्रोफेट मोहम्मद जो पैगंबर मोहम्मद है उनको डिसरिस्पेक्ट करती है, तो कौन सी। मिडनाइट चिल्ड्रन, 2 ईयर 8 नाइट, द मूर्स लास्ट साई एंड द सैटेनिक वर्सेस। तो सैटेनिक वर्सेस जो है इसको बैन कर दिया गया था भारत के अंदर। ये फ्रीडम माना जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। इसको अगर बैन करना है तो भारत सरकार द्वारा बैन किया गया, तो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दी गई, लेकिन डेरोगेटरी भी नहीं होना चाहिए तो किसी रिलीजन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कौन से आर्टिकल जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। तो ये सही आंसर हमारा होगा 25 से 28। तो इसमें 25 में जो है कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, राइट टू कंसाइंस प्रोफेस एनी रिलीजन। 26 में कहा जाता है कि आप रिलीजियस अफेयर, जो अपने रिलीजन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और 27 में कहा गया है कि आपको अपने रिलीजन के प्रसार के लिए कोई टैक्स नहीं देना है। और 28 में कहा गया है कि किसी भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजियस वो नहीं दी जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये वाला जो है, ये देखिए तो ये माइनॉरिटीज के अधिकार को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, कल्चरल राइट एंड एजुकेशन राइट। ये वाला संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत हो गया, और ये वाला हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही आंसर हमारा क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आप सबको पता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो ये हो गया रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। आप सभी को पता है कि भाई संविधान, ये फंडामेंटल राइट्स संविधान के कौन से पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 कहता है, ये स्टेट की डेफिनेशन देता है कि कौन सी स्टेट को ये के ऊपर ये लगाए गए हैं। स्टेट क्या है, राज्य क्या है, तो ये राज्य सरकार भी हो सकती है, ये केंद्र सरकार भी हो सकती है, और राज्य और केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, लोकल बॉडी भी हो सकती है, जिसको भी गवर्नमेंट फंड करती है, उन सभी पे ये अधिकार जो, ये फंडामेंटल राइट जो है लागू होते हैं कि आप नागरिकों का ये उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिस जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है, तो वो कानून जो है नल एंड वाइड माना जाएगा। ठीक है, उसको कानून को इलीगल माना जाएगा। और आर्टिकल 14 से फिर आर्टिकल हमारे संविधान शुरू हो जाते हैं, वो अधिकार शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करने वाला आर्टिकल कौन सा है, डी आंसर हो गया इसका,
कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी भी आदमी को निम्न नहीं समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल आर्टिकल 23 ये कहता है, ये तो ठीक है। उसके बाद फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी, ये तो राइट टू रिलीजन हो गया ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। तो ये तो आर्टिकल 27 हो गया। तो ये तो किस में, शोषण के विरुद्ध वाला नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तो 29 से 30 में है, तो ये भी रिलीजियस में नहीं आता। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में आता है। ठीक है, तो ये जो है समानता का अधिकार है। तो आपको बताना है शोषण के विरुद्ध, ये आंसर आपका हो गया है। नाउ जो है इन विच 40th क्वेश्चन है, ये 40वां क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड, बिल्कुल ठीक है। पार्ट 3 हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर जल्दी से यहीं पे एंड करते हैं, और हमने बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कौन सी पार्ट को कहा जाता है, भाग 3 को ही कहा जाता है। फंडामेंटल राइट को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रोहिबिशन ऑन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल, तो देखिए मानव तस्करी को इस पे किया गया है, और फोर्स लेबर को भी इस पे बंद किया गया है। आंसर हमारा ये हो गया। और आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है, जो बच्चों का जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है हैजार्डस, उसमें उसको खत्म करना है। ये भी हालांकि शोषण के विरुद्ध अधिकारी है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ये बनेगा जो पूछा है एग्जैक्ट। ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। जब तक ये कानून के द्वारा स्थापित तरीके से आपको आपने कोई क्राइम कर दिया है, तब आपकी लाइफ ली जा सकती है, वो भी प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा। ठीक है, और आर्टिकल 22 में जो आपकी अरेस्ट से रिलेटेड आपकी कुछ बचाव के उपाय दिए गए हैं, जिससे आपका टॉर्चर ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज नॉट बीन लेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के अंदर नहीं दिया गया है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संघ बनाने की स्वतंत्रता भी, आप यूनियन बना सकते हैं, यूनियन एंड एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये अधिकार दिया गया है, पहले नहीं बनाने दिया जाता था। फ्रीडम ऑफ असेंबली, सभा करने की, पीसफुल तरीके से गैदर होने की आपको फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये तो कल्चरल और सांस्कृतिक अधिकार जो है, और शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 30 में दिया गया है वो है। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर नहीं है। इसके अलावा प्रेस की फ्रीडम भी इसी के अंदर है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जो होती है। द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट रेफर्स टू व्हाट, मौलिक अधिकारों का स्वर्ण त्रिभुज संदर्भित किसको करता है। मतलब स्वर्ण त्रिभुज, कौन से 3 अधिकार हैं जो जिनको स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। तो देखिए आर्टिकल 14, 19, 21 आप सभी को देख लीजिए। हमें इस पे थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव हो जाता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये देखिए ये वाला राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ। आप किसी को किसी भी कारण से उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा राइट है जो इमरजेंसी में भी रद्द नहीं होता है। अकेला राइट है जो इमरजेंसी में भी रद्द नहीं होता है। उसके साथ साथ अगर ये यहाँ पर है तो बाकी यहाँ पर भी है, ये तो कट ही गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये इन तीनों की बात करते हैं, यही कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ तो बना ही रहना चाहिए। इमरजेंसी लगी है तो वो इसलिए नहीं लगी कि लोगों को परेशान करने के लिए, इमरजेंसी लगी है कि देश में कोई संकट आ गया है, तो आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ तो रखनी पड़ेगी, इक्वल ट्रीटमेंट। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 ये अधिकार जो है माना जाता है कि तीनों ट्रायंगल, निम्न ट्रायंगल कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कितने टाइप की रिट्स जो है वो आपको इशू की जाती है, 5 टाइप की जाती है। ठीक है, इस पे कभी सेपरेटली बताएंगे कौन कौन सी रिट्स कैसे कैसे है, स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अब है राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बाय एडिंग विच आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च जो जिम्मेदारी राज्य की है, और माता पिता का के ऊपर जो है कहा गया है 51A के अंदर कि आप सभी को की ड्यूटी है अपने बच्चे को वहाँ पर डाले भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी कही गई है। और आर्टिकल 45 को चेंज कर दिया गया है, पहले ये इसी के अंदर था।
जो कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंदर कहा गया था कि राज्य को देना चाहिए, लेकिन अब देना पड़ेगा, ये फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया है। और इसमें कह दिया कि 0 से 6 बच्चों को जो है एजुकेशन और फूड्स की से रिलेटेड जो है चीज़ें राज्य को देनी पड़ेगी। तो ये चेंज कर दिया गया है। तो आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है वो कितना कौन कौन से आर्टिकल के बीच में है। तो हमने बताया था कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। आर्टिकल 12 में कहा जाता है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में कहा गया है कि कोई ऐसा कानून मत बनाना जो कि इनके फंडामेंटल राइट को रद्द के खिलाफ हो। और आर्टिकल 14 से शुरू हो जाते हैं फंडामेंटल राइट। डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद व्हाट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। ये बंधुआ मजदूरी तो नहीं है, ये तो 23 हो गया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा 29 से 30 हो गया। अस्पृश्यता कानून का उल्लंघन 17 हो गया। तो इसका मतलब आर्टिकल, एक सेकंड, आर्टिकल 29 पूछा है ना, ठीक है, ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो गया। ठीक है, ये अस्पृश्यता का तो 17 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर हमारा बी हो गया। थोड़ा सा कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो हम एक्चुअल फोकस मिस कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकंड लास्ट लास्ट क्वेश्चन। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। कौन से ग्रुप सोसाइटी का जो कौन सा एज ग्रुप है जिसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। ऑल अडल्ट हु हैव हु कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, सभी अडल्ट वैसे जिनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, इनके लिए तो प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए फिर। ठीक है, ये तो नहीं है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एजुकेशन, बिल्कुल नहीं, तकनीकी शिक्षा वाले बच्चे नहीं है। कॉलेज जाने वाले टीनेजर, बिल्कुल नहीं है। 6 से 14 साल के बच्चे, ये आंसर हमारा डी हो गया। तो क्वेश्चन किसी किसी तरीके से घूम घूम के भी आ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा वाक्य सही है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 39 डज नॉट एक्चुअली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 359 के अंदर जो लगाया जाता है उसमें मौलिक अधिकारों को निलंबन नहीं किया जाता। ये बात सच है या गलत है। करेक्ट पूछा है, असल में ये सच है। असल में फंडामेंटल राइट नहीं हटे थे यहाँ पर। ठीक है, बस फंडामेंटल राइट्स के परिवर्तन को आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया गया, तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा पाते, तो ये तो ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली ड्यूरिंग, ये देखिए, ये गलत कहा है आर्टिकल 20 ये वाला जो अधिकार कि भाई ये इमरजेंसी में किया जा सकता है, नहीं, ये कभी भी रद्द नहीं होता है, तो ये दूसरा गलत है। इन्होंने करेक्ट पूछा है तो ये भी गलत हो गया, बहुत गलत नहीं है ये भी, और हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आंसर दीजिए कि कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अधिकार जो है वो इमरजेंसी में रद्द हो जाता है। क्या आर्टिकल 19 हो जाता है। दूसरा, कौन सा नहीं होता है, क्या आर्टिकल 20-21 में से कौन सा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा ऐसा राइट है जो केवल इंडियन सिटीजन्स, कौन सा जो इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है, बाहर के सिटीजन को नहीं मिला हुआ। दूसरा, कौन सा ऐसा अधिकार है जो फॉरेन सिटीजन्स को भी यहाँ पर मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स में से। ठीक है, ये आपको आंसर देने हैं कमेंट में वीडियो के बाद में। ठीक है आप इस पर रिसर्च कीजिए और अच्छे से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। एक बोनस क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 51 क्वेश्चन, सिविल राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल बाय व्हाट। नागरिक अधिकार किसको दिए जाते हैं। देखिए, नागरिक यानी कि देश के नागरिक हैं, किसके द्वारा दिए जाएंगे, देश के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य के द्वारा ये अधिकार दिए जाते हैं अपने नागरिकों को, सिटीजन ऑफ द इंडिया है उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो टोटल 51 क्वेश्चन जो है आपको करवाए गए हैं। एक बहुत बहुत ही लेंथी बड़ा सेशन रहा है ये, लेकिन 51 क्वेश्चन कम टाइम में करवाए गए हैं। मुझे लगता है इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट आ जाएंगे। इसकी पीडीएफ जो है, जो टेलीग्राम पे स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों का, उनको भी मिल जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप द फीडियाज एकेडमी नाम से टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप जाके, इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर आपको ये पीडीएफ जो है अब आगे से मैं डालना शुरू कर रहा हूँ, ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, विद आंसर्स भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन सेट्स के आंसर भी मिल जाएंगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो बच्चे ऐप पर है, जो हमारे बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं, अभी तक उनका ग्रुप नहीं बना था, 1-2 दिन में उन बच्चों का ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, और उनको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, टारगेटेड स्टडी के साथ टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे।
ठीक है। तो जो बच्चे इस अभी तक जिनको बोला हुआ था, लेकिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमने जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी की, उसके लिए भी अलग अलग तरह के कोर्स जो है लॉन्च किए हैं हमने। आप उन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेमो क्लासेस देखिए, आपको डेमो क्लासेस पसंद आएगी और पसंद आती है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 42/21 पोस्ट और ये पोस्ट के जो वो निकले हैं, एग्जाम शेड्यूल आया है और एकदम से सडन से आया है, एक ही महीने का समय दिया डीएसएसबी ने, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए आप क्रैश कोर्स जो शुरू किया है सेकंड पार्ट का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं बच्चों की हेल्प के लिए एडवांस में कुछ नोट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो डीएसएसबी का कोर्स शुरू किए हैं वो हमने सितंबर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किए थे, ठीक है। लेकिन अब इन बच्चों को कुछ एडवांस में नोट्स दिए जाएंगे, ताकि ये बच्चे इन इन अगर इसमें एलिजिबल है तो इसमें भी उनको हेल्प मिले, ठीक है। हर तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। और हर तरीके से और हाँ, करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ है वो आपको कोर्स में दे दिए जाएंगे। 20 फरवरी के बाद इन बच्चों की हेल्प के लिए कुछ नोट्स दे दिए जाएंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दे दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप इस एग्जाम के लिए अच्छा कर पाए। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। रेगुलर क्लासेस में आइए, रेगुलर क्लासेस में आएंगे और सबके साथ में रह के टेस्ट देंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चलेगा और वीकनेस का भी पता चलेगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि आप 50-51 क्वेश्चन करके गए हैं और 20-25-30 बच्चों में आप बैठ के यहाँ पर एग्जाम दे के गए हैं, तो आप उनसे सीखेंगे भी, उनको सिखाएंगे भी और अपने आप को जानेंगे भी। यही फायदा है माहौल में बैठ के पढ़ने का, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। एक बात ध्यान रखना है कि डीमोरलाइज नहीं होना कभी भी, ठीक है। आपको डीमोरलाइज किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है। दूसरा, आपको आपके अंदर कमियां बताई जाती है, ठीक है। जो आदमी आपकी के अंदर कमियां बताता है, अगर वो आपका दोस्त है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए बताता है। कभी 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 आपके अंदर अच्छाइयाँ भी होती है, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी भी होती है, लेकिन आपको पूरा ही जीरो बता दिया जाता है कि आपको आपका पढ़ाने का तरीका, आपका आपको कोई ये नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मेहनती नहीं है। ऐसी बात नहीं, आप सब कुछ है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके को लेता है, इसको उस व्यक्ति से भी किनारा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो बार बार आपके नियर डियर में है, ठीक है, और आपको क्रेडिट आपके काम कभी नहीं देता है, तो आप उसको चैलेंज के रूप में देखिए, लेकिन उस व्यक्ति को साबित मत कीजिए, कुछ खुद को साबित कीजिए, ठीक है। खुद को साबित करना, खुद को साबित करना अपनी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दूसरे के हिसाब से नहीं। दूसरा आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, वो उसका नेचर है, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को रिस्पेक्ट बढ़ानी है और वो मेहनत से होगी, अपनी काबिलियत से होगी, अपनी मेहनत से रिजल्ट निकाल के होगी, ठीक है। उसको चैलेंज लीजिए, जो आपको इस तरीके से डिस्क्रेडिट करते हैं, आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं, तो आप देखना जब इसको चैलेंज लेंगे, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब इसको चैलेंज के रूप में लेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, लड़ने का जज्बा बढ़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।